ऊंचाइयों पर उड़ना हर कोई चाहता है, पर इस पर मुकम्मल करना हर किसी के बस की बात नहीं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप कैप्टन संगीता कथेर जी। जब पैजेंट्स में डिसाइड कर रही थी तो उस वक्त मेरी नज़र इंस्टाग्राम पे एक देश के लिए समर्पित होना, फैमिली को देखना, कैसे करते थे आप सब कुछ प्लानिंग? बिल्कुल ये बहुत ही अहम सवाल है और मुझे लगता है ये हमारी जनरेशन की सारी महिलाओं के लिए एक महिला एक माँ बाप के लिए करना, फिर अपने हस्बैंड के लिए और फिर बच्चों के लिए भी, तो सबके लिए सोचना आप कैसे मैनेज कर रहे थे सब खर्च? ये जो सवाल आपने पूछा ये बहुत ही अहम सवाल है आकांक्षा जी। और मुझे लगता है इस सवाल पे हमारे जो महिलाएं हैं हमें बहुत सोचना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए कि जब हम वेल बैलेंस्ड कहते हैं तो हमें जो बैलेंस लेना है वो सबसे पहले अपने परिवार और जॉब के बीच में निकालना होता है। और आपको किसी ने ज़बरदस्ती आपको जॉब के लिए नहीं बिठाया है, आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आपने एक जगह पे जॉब लिया बिकॉज आप अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं और उस ग्रोथ के साथ आप अपने फैमिली को भी जस्टिस करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आप हर एक चीज़ खुद नहीं कर सकेंगे, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। और आप कोई शी वुमन टाइप नहीं है, नहीं आप रोबोट की तरह सुबह से लेकर रात लग जाएंगी, है ना। तो आपकी जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे फौज में हो चाहे कहीं और पे भी हो, आपको उसके लिए अपने सपोर्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था उस पर मैंने बहुत काम किया। और सपोर्ट सिस्टम के साथ एक जो हम प्लानिंग कहते हैं कि आप प्लानिंग प्रॉपर कीजिए, कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है बिकॉज आपको जॉब में भी प्लानिंग करनी है, आपको उधर भी अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप लास्ट मोमेंट स्ट्रगल्स पे रह जाएंगे। मान लीजिए आपके बच्चे को रात को बुखार है, आपने प्लानिंग ही नहीं किया, घर में दवाई नहीं है, आप लास्ट मोमेंट दौड़ेंगे, आपका काम बहुत बढ़ेगा। तो आप अगर थोड़ा प्लान करेंगे अपनी लाइफ को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सॉर्ट आउट। तो इस बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया कि मम्मी नहीं अभी आपको हमारे साथ होना चाहिए था? कभी लगा हो, कभी त्योहारों पे फेस्टिवल्स पे ज़्यादा लगता है भी, तो आपको लगा हो कि नहीं इस टाइम बच्चों के साथ होना चाहिए था? बिल्कुल ऐसा एज अ मदर तो डेफिनेटली लगता है कई बार जब आप उनके बर्थडेज ना अटेंड कर पाएँ, जब आप उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस ना कर पाए, पीटीएम्स में ना जा पाए, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में ना जा पाए, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा फील होगा। बट जो बच्चे हैं, जैसे आपने पूछा बच्चों का सवाल, तो जो बच्चे हैं बच्चे बहुत ही जैसे मोमबत्ती होती है ना, आप जिस सांचे में डालिए उस सांचे में ढल जाते हैं। तो हमारे बच्चे भी वैसे होते हैं, हम उनको जैसे सांचे में डालेंगे वो वैसे ढल जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोनों बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं और मेरे दोनों बच्चों ने आज तक कभी मुझे ऑफिस जाते समय रोके विदा नहीं, हमेशा मुझे हंसते हुए उन्होंने विदा किया, प्यार से विदा किया। ये ज़रूर पूछा होगा कि कब आओगी, जो कि फौज में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है कि जा तो रहे पर आएंगे कब, उसका कोई डिफाइंड नहीं होता है सिस्टम। आप 4 दिन के लिए गए, आपको 10 दिन भी लग सकते, बट उन्होंने कभी मुझे रोते हुए विदा नहीं किया। तो आप उनको जैसे परवरिश करेंगे, जैसे आप उनको समझाएंगे सिखाएंगे, वो उस तरीके से बन जाएंगे और बहुत इंडिपेंडेंट भी जल्दी हो जाएंगे। सबकी ज़िंदगी में लव लाइफ होती है, हमें आपकी लव लाइफ जाननी है। मेरी लव मैरिज थी एंड मेरे जो हस्बैंड हैं वो एयरफोर्स में ही थे, तो एयरफोर्स के ज़रिए ही मैं उनको मिली थी। मैं एक यूनिट में पोस्टेड थी, वो वहाँ पे कोर्स के लिए आए थे 6 महीने के लिए, और हम लोग परेड साथ कर रहे थे। और शायद परेड करते करते, हम फ्लाइट्स होते हैं परेड में, और एक ही फ्लाइट में हम दोनों को डिटेल किया गया। तो उस दिन उनको लगा ये भगवान का इशारा है, तो हम तो एक दूसरे के लिए बने। और बस शायद उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि शादी इन्हीं से। अच्छा, मतलब पहली नज़र का प्यार हो गया था? हाँ, एक तरफ से। मुझे थोड़ा समय लगा बिकॉज मैं शायद अपने पेरेंट्स को लव मैरिज वाला स्टेज पे, बिकॉज उस वक्त लव मैरिज बहुत रेयर नहीं होती थी। 2000 दे गॉट मैरिज, सो 2000 में लव मैरिज एंड आउट ऑफ कास्ट मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। तो मेरे घर में भी बहुत रेजिस्टेंस था, बट यस जब उनको समझ में आ गया था कि नहीं अब तो मतलब फाइनली डिसाइड कर लिया बच्चों ने, तो वो लोग एग्री कर गए। तो अब फिर हमने 2000 फरवरी में दी। तो उन्होंने आपको इजहार कब किया प्यार का? उसी दिन कर दिया था? हाँ, टाइम लगा था? नहीं, बिल्कुल परेड वाले दिन शाम को इजहार हो गया था कि ये जो आज परेड में हुआ ये भगवान का इंडिकेशन था और अब हमने साथ ही जिंदगी बितानी है। तो उसे आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम?
मैंने उनको बोल दिया था कि ठीक है, अगर आप इतना स्ट्रांगली फील करते हैं तो आप तो मतलब पहले से आप जानते थे या फर्स्ट टाइम ही देखा था इंग्लिश? नहीं, हम क्योंकि वो 6 मंथ्स के कोर्स के लिए आए थे तो हम एक ही स्टेशन पे थे, तो हम लोग का बिकॉज हम इंटरेक्शन और वगैरह जो हम सारे बैचलर्स और स्पिंस्टर्स होते हैं एक मेस में रहते हैं, तो थोड़ा हम लोग जानते थे एक दूसरे को, फ्रेंड सर्कल में थे। तो मैंने उनको बोल दिया था कि अगर आपको इतना स्ट्रांगली फील होता है तो आप जाकर के मम्मी पापा से बात कर लीजिए, जो डिसीजन होगा फाइनली उनका ही होगा। हालांकि उनका डिसीजन पे मैंने बाद में माना नहीं, हमने लव मैरिज किया, बट लेटर ऑन दे आल्सो एग्रीड एंड नाउ ऑल ऑफ देम आर वेइंग अप। खूबसूरती देवभूमि, आप देवभूमि से बिलोंग करते हो और मैंने आपको एक वीडियो देखा था जिसमें आपने दुबई में देवभूमि का कल्चर वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जब मैंने 2019 में रिटायरमेंट लिया था तो मैंने खुद से पेपर्स डाले थे, प्री रिलीज रिटायरमेंट लिया था, बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल रीजन से माय फादर वाज नॉट कीपिंग वेरी वेल, ही हैड एन ओपन हार्ट सर्जरी। तो रिटायरमेंट 2019 में हो गया था, उसके बाद कोरोना भी आ गया था। सो कोरोना वाला जो पीरियड था उसमें हमने रियलाइज़ किया कि लाइफ कितने इम्पोर्टेंट हो गई और लाइफ में हमारे जो छोटे छोटे ख्वाब हैं उनके लिए हमें बाद में करेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कल उस टाइम यही था कि कल क्या हो जाए, कल के मुझे पता नहीं। सो कोरोना टॉट अस द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड इट आल्सो टॉट अस द वैल्यू ऑफ आवर ड्रीम्स, कि जो सपने हैं उनको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, उनको पूरा कर देना चाहिए। तो मेरा भी बचपन में एक सपना था, जब मैं शायद कॉलेज में थी या 11-12 के करीब थी, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ मेरा झुकाव हुआ था और मैं चाहती थी कि मैं मॉडलिंग करूं। आपने मॉडलिंग की हुई? नहीं किया था, मेरी चाहत थी केवल, बट उस जमाने में अगेन मॉडलिंग वाज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड थिंग एंड व्हेन आई टोल्ड दिस टू माय पेरेंट्स, मैंने पेरेंट्स को बताया तो इट वाज अ टोटल नो कि कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं होने वाला। सो ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ है डिफरेंट प्लान्स एंड आई थिंक रैंप वॉक की जगह मेरे लिए मार्च पास लिखी हुई थी, तो मैंने मार्च पास बहुत ज़्यादा आपसे प्राउड फील करवाना था ना? एब्सोल्युटली, एंड मैंने मार्च पास भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करे एंड दैट वाज माय डेस्टिनी वेयर आई हैड टू गो। सो व्हेन कोरोना हैपेंड आई थॉट कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन फुलफिल योर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, और मुझे एक सपना था एक रैंप पे वॉक करने का, शायद अब इसे पूरा किया जा सकता है। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो टोल्ड मी कि नहीं आप पार्टिसिपेट कीजिए, एंड एक कोस्मेट है मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि नहीं आप एक बार ही ट्राई करके देखो, पार्टिसिपेट इन वन ब्यूटी पैजेंट। सो दैट इज़ हाउ आई केम इन टू पार्टिसिपेटेड इन टू अ ब्यूटी पैजेंट। और मुझे लगता है इंटरनेशनल फोरम्स पे अगर आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें तो उससे ज़्यादा गर्व की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो जब मुझे मौका मिला, एक टैलेंट राउंड था उस फोरम पे, और उस टैलेंट राउंड पर फिर मैंने उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो परफॉर्म किया था, और मुझे खुद भी बहुत खुशी हुई थी कि मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया और एक अपने देश का कल्चर को मैं इंटरनेशनल फोरम पे ले जा पाई। तो उस टाइम फील कैसा था, मतलब फीलिंग क्या आ रही थी जब आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ? फीलिंग बहुत ज़्यादा गर्व की थी, बहुत प्राइड की थी, और जब मैं ड्रेस्ड भी थी उस ड्रेस में तो हर कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि अच्छा ये कहाँ का है, ये कौन सा स्टेट का है। And I think when you wear your culture, when you don it, you feel very proud and you look more beautiful. आप बहुत अच्छे से खूबसूरत दिखते हैं उस ड्रेस। एक एयरफोर्स ऑफिसर, उसके बाद पेजेंट में आना, क्या क्या बैरियर्स आए, क्या क्या फेस किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पैजेंट्स में डिसाइड कर रही थी तो उस वक्त मेरी नज़र इंस्टाग्राम पे एक पैजेंट पे पड़ी जिनका नाम था, जिस कंपनी का नाम था ऑलिव स्क्वाड प्रोडक्शन, और मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी इनका पैजेंट का नाम था। इनकी जो फाउंडर डायरेक्टर है वो मिस अनु मलिक है, एंड शी हरसेल्फ इज अ फौजीज वाइफ, मतलब उनके हस्बैंड जो है वो फौज में सर्विस करते हैं उनके। सो वो ऑलिव स्क्वाड प्रोडक्शन जो नाम था उसने मुझे थोड़ा सा खिंचा दिया, बिकॉज ऑलिव स्क्वाड, ऑलिव हम आर्मी के यूनिफॉर्म को भी ऑलिव ग्रीन कहते, तो मुझे उसमें अट्रैक्ट हुआ। फिर मैंने जब उनका सोशल कॉज पढ़ा तो मुझे और अच्छा लगा कि वीर नारीज के लिए वो बहुत सारा सोशल कॉज करते, सो दैट इज हाउ आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दिस पैजेंट। बट ये जो डिसीजन था ये मेरे मन के अंदर था, इस डिसीजन को उतारने में मुझे कम से कम ग्राउंड रियलिटी पे लाने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए इट टुक मी अराउंड 3 to 4 months। और मैं आपको रीजंस बताती हूँ 3 से 4 महीने मुझे क्यों लगे। सबसे बड़ा बैरियर तो मैं खुद थी, बिकॉज टू कन्विंस माई सेल्फ दैट अ ग्रुप कैप्टन फ्रॉम द एयर फोर्स will participate in a beauty pageant, that was a fight within me that I had to fight. And I was also thinking कि एक organization की reputation, because I belong to that organization even after retirement, कहते हैं once a फौजी is a फौजी till he dies. So एक organization की reputation मेरे हाथ में है, and I was deliberating whether मैं एक pageant में जाके उस पर justice कर पाऊंगी कि नहीं,
whether I will be able to live up to it and perform in a dignified manner or not. तो सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में ये था। इसको उतारते उतारते नेक्स्ट क्वेश्चन स्विमवेयर राउंड का आगे कि स्विमवेयर राउंड भी है एंड बीइंग अ फौजी आई वाज ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। आई हैड नेवर वॉर्न शॉर्ट ड्रेसेस, आई हैड नेवर वॉर्न गाउन्स ऑफ शोल्डर्स, ये तो मैंने कभी पहना ही नहीं था। सो दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट बैरियर दैट आई हैड टू कन्विंस माई yes that I had to convince myself and the swimwear round. And then I thought about it and then I said that okay, swimwear round is not about exposing yourself, it is about how comfortable you are in your own body और आप अपने imperfections को कितने आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज वट एवर वी आर एंड इफ यू रियली कैन अडॉप्ट योर imperfections एंड इफ यू रिस्पेक्ट योर बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसे मेंटेन भी करेंगे। So swimwear round was all about this, so this took me time to get convinced, but then I got convinced that okay, swimwear round is for this. And then the third thing that was there was my walk and my talk, because I only knew left, right and march past the Fauji way of standing. I only knew Savdhan and Vishram. These were the only two ways I knew of standing. I could not even lean on a wall to stand. So now to pose, weight on your left leg and weight on your right leg, and that was something I thought whether I'd be able to do or not. But I think I managed all of it, and somehow I participated and I did score a runners-up award in that pageant, which was Miss India Woman of Dignity. ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हमें आज पता चली है, तो ये तो एक और गर्व का मौका आपने दिया। थैंक यू सो मच। संगीता जी, आपको एक इंस्टीट्यूट भी है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। हाँ जी, मैं जब डिफेंस में थी तो एज अ साइकोलॉजिस्ट भी मुझे डिफेंस में अपॉइंट किया था इन वन ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। जैसे हमारे जो सिलेक्शन बोर्ड होते हैं जहाँ हम ऑफिसर्स को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वर्कड इन देहरादून सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो जब मैं रिटायर हुई तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछने आ जाते थे कि गाइडेंस के लिए कि कैसे करना है, क्या करना है। सो आफ्टर सम टाइम माय मदर सेड कि नहीं, अभी ये घर के अंदर नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई हैव टू गिव चाय एंड आई हैव टू गिव समोसा एंड यू कीप टॉकिंग टू चिल्ड्रन, यू कीप गाइडिंग देम, सो यू ओपन योर ओन स्पेस और आप वहाँ जा करके अपना इंस्टीट्यूट खोलो अगर आपको ये करना। सो देन आई ओपन माई इंस्टीट्यूट एंड मैंने इंस्टीट्यूट का नाम नेशंस प्राइड डिफेंस इंस्टीट्यूट रखा। देहरादून में मेरा इंस्टीट्यूट है और इसमें जितने भी बच्चे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CDS, NDA, जो भी एंट्रीज हैं, उन सब की कोचिंग मेरे इंस्टीट्यूट पर मिलती है। तो उसको जब मैंने खोला तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एज गर्ल्स जनरली वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट आस, और मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने सिर्फ गर्ल्स के लिए खोला था। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि देवभूमि की जो लड़कियाँ, जो उत्तराखंड की गर्ल्स हैं या पूरे देश की जो लड़कियाँ, वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। हम सपने तो देखते हैं पर शायद उन सपनों पे हम यकीन नहीं करते हैं कि कल को मैं भी यहाँ पे पहुँच सकती हूँ। हम सोचते हैं कि अच्छा मैं पायलट बनूंगी, पर क्या मुझ में वो कैपेबिलिटी है? ये जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको दूर करने के लिए मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला था कि लड़कियाँ आएंगी, मैं मोटिवेट करूँगी, इनको गाइड करूँगी, साथ में जो डिफेंस की ट्रेनिंग होती है वो भी दूँगी। देन आफ्टर सम टाइम बॉयज़ केम एंड दे सेड मैंने व्हाट रॉन्ग हैव यू डन, आप हमें नहीं पढ़ा रहे, आपके भाई गर्ल्स को पढ़ा रहे। सो देन आई ओपन इट फॉर बॉयज़ एज वेल। एंड मेरे इंस्टीट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप फौज के लिए तैयारी करें और उसके लिए मैं पूरी गाइडेंस दूँगी। पर बाई चांस अगर आप नहीं भी हो सकते तो एटलीस्ट आप देश के एक वैसे यूथ हों जिनमें नेशनैलिटी की फीलिंग हो, और जो नेशन है, आप जिस भी फील्ड में जाए, चाहे आप फौज में जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, जो नेशन है वो आप पे कल को गर्व कर सके, है ना। और आप में वो फीलिंग हो जिसको कि हम नेशनलिज्म कहते हैं, जो कि कोई पैदा तो नहीं होता नेशनलिज्म की फीलिंग से, धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं हम उसको डेवलप करते हैं। बट आजकल शायद कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स या एज सोसाइटी वो फीलिंग हमने कहीं छोड़ दी और हम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं हम। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट का ये भी है कि जब आप इंस्टीट्यूट से बाहर जाएं तो देश को आपके ऊपर गर्व हो कि हाँ, आप इस देश के एक अच्छे जागरूक नागरिक हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं आपके विचार जानना चाहती हूं कि क्या आप सोचती हैं बेटियों के लिए? मैं ये सोचती हूँ कि जैसे एज पेरेंट्स अगर मैं कहूँ तो एज पेरेंट्स मैं सोचती हूँ कि अगर आप अपने बेटों पे भरोसा करते हैं तो आपको अपनी बेटियों पे भी भरोसा करना चाहिए। जितना भरोसा आप बेटों पे करते हैं उतना ही आप बेटियों पे भी करें तो वो सुरक्षित रहेंगी। अगर आप उनमें भरोसा नहीं करेंगे तो वो हमेशा असुरक्षित रहेंगी, क्योंकि उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने कभी उन पे भरोसा नहीं किया।
आप उन पे भरोसा करेंगे तो वो भी खुद पे अपने आप को कॉन्फिडेंट समझेंगी। और जो भी उनको बाहर, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का है, डिफिकल्टीज तो आएंगी, फेस करनी पड़ती है सब। आप डिफिकल्टीज फेस करनी है, पर अगर आपने घर में भरोसा किया है उन पे तो वो ज़रूर उस चीज़ को आगे कर। संगीता जी, कुछ पेरेंट्स आज भी ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को डरते हैं मतलब बाहर भेजने के लिए, और इंडियन एयरफोर्स में भेजना तो बहुत ही मुश्किल बात है भाई। तो मैं उन पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप देखिए, डर के आगे ही जीते, तो डरने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। आप भरोसा रखिए, और आप बेटियों के साथ आपकी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि आप अपने बेटों को सिखाएं हाउ टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। क्योंकि अगर मेरी 2 बेटियां और अगर मैंने उनको ये सिखाया है कि आप वुमेन की डिग्निटी को कैसे रिस्पेक्ट करें, तो शायद मैंने वो काम कर दिया है और बेटियां खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएंगे, सही है ना। तो ये हमारा फर्ज है कि हम सिखाएं, और मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर कुछ साल पहले भरोसा किया, शायद मैं उनको प्रूव कर पाई। वो प्रूव भी मैं सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि उन्होंने भरोसा किया। तो मैं यही गुजारिश करूंगी सारे पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बेटों पे भरोसा करें, और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, आप इतना भरोसा करें कि आपकी बेटियां देश की सुरक्षा भी कर सकती। अच्छा, इतना डेडिकेशन आपके पास कहाँ से आया? मतलब आप इतने डेडिकेटेड हो, अभी तक आप डेडिकेटेड हो, ये डेडिकेशन कहाँ से लेकर आए? डेडिकेशन आई थिंक जो मतलब एक तो थोड़ी सी अपब्रिंगिंग भी होती है, आपकी जो भी अपब्रिंगिंग होती है, मैं अपने पेरेंट्स को कहूँगी कि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी। और साथ में मैं इस चीज़ का पूरा क्रेडिट अपने ऑर्गेनाइजेशन को दूंगी, इंडियन एयरफोर्स, जिससे मैंने 21 साल बिताए, और आज मैं जो भी हूँ शायद वो इंडियन एयरफोर्स की वजह से ही हूँ। और डेडिकेशन, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो चाहे आप कोई भी वैल्यूज़ देख लीजिए, कोर वैल्यूज़, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, कमरेडरी, आप कोई भी वैल्यूज़ देखिए, ये सब आपको ट्रेनिंग में इम्बाइब कराई जाती है। उसके बहुत सारे प्रोसेस तरीके हैं जो हम रगड़ा कहते हैं, सीनियर्स आपको रगड़ा देते हैं। तो ये सब चीज़ों से ही आप में ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब आप अकेडमी में घुसे होते हैं या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डिफेंस के आप घुसते हैं, यू एंटर एज गर्ल्स एंड बॉयज़, बट व्हेन यू कम आउट एज लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड यू कम आउट एज ऑफिसर्स। सो आई थिंक ये इस चीज़ का शेयर मैं पूरा का पूरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही देना चाहूँ। देवभूमि से बिलोंग करते हो तो 2 लाइन तो देवभूमि के लिए बनती है। मैं इस पॉडकास्ट में अगर आए हो तो गाना तो बिना गाए जाने नहीं देंगे फौजी, आपको। तो मुझे लगता है कि मैं देवभूमि से ज़्यादा मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि मैं आई बिलोंग टू इंडिया, और मैं जितनी जगह रही हूँ मैं उन सब जगह से बिलोंग करती हूँ। बट येस, माई रूट्स आर इन देवभूमि, तो मैं देवभूमि के लिए थोड़ा सा फैसिनेटेड हूँ। और देवभूमि के फोक सॉन्ग्स आपको पता है, मैं बिल्कुल गायक नहीं हूँ, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा। एंड जो हमारा फेमस सॉन्ग है देवभूमि का, बेड़ूपा, वो गा सकते हैं। 2 लाइन से ज्यादा शायद मैं नहीं गा पाऊंगी। चले। बेड़ूपा को बरमासा, बेड़ूपा को बरमासा, नरयंत्र पुलपाकु चेता मेरी छैला। थैंक यू सो मच आशी, थैंक यू। आज आपने मुझे गवा भी दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और ये लास्ट में जो आपने 4 चांद लगा दिए देवभूमि में, ये जो गाना गाया, गीत गाया, सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आशी, थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड मैं हिंद टॉक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे बुलाया, और आशी आपके साथ इतना अच्छा वंडरफुल सेशन हमने आज किया। मैं आशा करती हूँ कि आपका जो पॉडकास्ट चैनल है ये बहुत आगे बुलंदियों तक जाए, और ये भी आसमान की बुलंदियों को और आसमान को छू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा शो।